हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज। इसमें हम जो स्पेसिफिक थ्योरी आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोदिग्लियानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। टोटल मैंने आपको कहा था कि हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें से पहली थी वॉल्टर्स मॉडल, दूसरी गॉर्डन्स मॉडल और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है मोदिग्लियानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, जो हमारी लास्ट 2 थ्योरीज थी उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि there does exist a strong relationship between the value of the firm and the dividend decision, कि फर्म जो भी डिविडेंड डिसीजन लेगी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यू पर पड़ेगा, ऐसा उन 2 थ्योरीज का मानना था। बट जो हमारी आज की थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो फर्म का डिविडेंड डिसीजन है वो एक पैसिव डिसीजन है, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं डलता है ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रही है ये थ्योरी वो डिफरेंट है देन द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द प्रीवियस 2 थ्योरीज। ठीक है, तो आई होप सो आपको बेसिक समझ में आया कि इस थ्योरी का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। ये थ्योरी कह रही है कि कंपनी के डिविडेंड डिसीजन और उसकी वैल्यू में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस थ्योरी की एजम्पशंस क्या है। सबसे पहली एजम्पशन यहाँ पर लिखी है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करती है, कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव कर रहे हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन हर इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है जिसका वो यूज कर कर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एजम्पशन है कि कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है और कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा नहीं है कि वो शेयर्स के मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये जो है एजम्पशंस है इस थ्योरी की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि क्या होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनकर होती है जब भी कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है इन द कैपिटल मार्केट। जैसे कोई इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को जब बेचेगा तो उसे कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, जैसे कि ब्रोकरेज एक्सपेंसेस। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एसोसिएटेड होती है विद द इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। जब एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है उस टाइम पर जो कॉस्ट इनकर होती है, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, वो होती है हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आई होप सो जो मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड किए इन दोनों कॉस्ट के, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिला कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? नो टैक्सेस, कि कोई भी टैक्सेस जो है कैपिटल गेन पर या डिविडेंड पर फर्म को पे नहीं करने हैं। थर्ड एजम्पशन है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो फिक्स्ड है और फर्म का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसीलिए उसमें कोई भी चेंजेस कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। नो चेंजेस इन द फर्म्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज फर्म हैज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये इसकी थर्ड एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन है सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स, की इन्वेस्टर्स जो हैं वो फोरकास्ट कर पा रहे हैं फ्यूचर शेयर प्राइजेस एंड डिविडेंड्स विद सर्टेनिटी। ठीक है, कि उन्हें पता है कि फ्यूचर में जो है कितनी अर्निंग्स होने वाली है। ठीक है, तो आई होप सो आपको एग्जाम्पशंस जो है समझ में आई। अब आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं इस थ्योरी का क्रक्स कि क्या कहती है ये थ्योरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस थ्योरी का ये मानना है कि डिविडेंड पॉलिसी और वैल्यू ऑफ फर्म में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, चाहे कंपनी डिविडेंड पे कर दे उन्हें, चाहे कंपनी सारे के सारे अर्निंग्स को बिजनेस में रिटेन कर ले, शेयर होल्डर्स की जो परसेप्शन है अबाउट द फर्म वो चेंज नहीं हो रही है। जब परसेप्शन चेंज नहीं हो रही है तो जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का कंपनी के वो भी अफेक्ट नहीं हो रहा है और इसीलिए कंपनी की वैल्यू भी अफेक्ट नहीं हो रही है। बट ऐसा कैसे, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, हाउ, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पशन लेते हैं। सपोज कीजिए एक फर्म है, ठीक है,
उसके पास एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि जिनमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। अब इस फर्म के पास, ये फर्म जिसके पास एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इसके पास अब दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि वो फर्म क्या करे, सारी की सारी अर्निंग्स को बिजनेस में ही रिटेन कर ले ताकि इस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फंड कर सके। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसमें पैसा तो भी लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो भी करनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन तो है कि जितने भी उसके अर्निंग्स हैं, नेट अर्निंग्स, उनको बिजनेस में ही रिटेन कर ले ताकि वो अपने इस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस कर सके। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो फर्म है वो अपनी अर्निंग्स को तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अमंग द शेयर होल्डर्स और अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए बाहर से पैसा प्रोक्योर करे, मतलब कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करे। ठीक है, तो दो ऑप्शंस हैं। अब अगर कंपनी ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाती है कि वो सारा का सारा पैसा बिजनेस में रिटेन कर लेती है, तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स को जरूरत हो करंट इनकम की। तो ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो शेयर होल्डर्स इस चीज की डिजायर रख रहे हैं कि उन्हें करंट इनकम चाहिए थी अपने करंट एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, वो क्या करेंगे, वो जो है अपने होल्डिंग्स का एक पार्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं एट द मार्केट प्राइस और सेम अमाउंट प्रोक्योर कर सकते हैं जो उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में एक्सपेक्टेड थी। समझ में आया आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर शेयर होल्डर्स को कैश चाहिए तो वो अपनी होल्डिंग्स का एक पार्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं एट द मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है शेयर्स का, और एग्जैक्टली वही अमाउंट प्रोक्योर कर सकते हैं जो उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में एक्सपेक्टेड थी बट मिली नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, ना तो फर्म पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना शेयर होल्डर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फर्म के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो शेयर होल्डर्स के बीच में होगा। एक शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स को बेचा, दूसरे शेयर होल्डर ने सेम शेयर्स को परचेज कर लिया, तो कंपनी के ऊपर तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं और शेयर होल्डर को भी कोई गेन और लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, उसे जितना अमाउंट चाहिए था, जितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड था, उतने शेयर्स उसने मार्केट में सेल कर दिए और अपनी करंट इनकम की नीड को फुलफिल कर लिया। तो इस तरह से जो कंपनी की वैल्यू थी वो सेम रही, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में ये प्रूफ हो गया कि कंपनी की वैल्यू एग्जैक्टली वही है, कोई चेंजेस नहीं हुए अगर कंपनी ऑप्शन 1 के साथ जाती है। अब ऑप्शन 2 में देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या था कि फर्म क्या कर रही है, अपनी अर्निंग्स को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और जो उसकी ज़रूरत है इस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने की वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से पूरा कर रही है। तो अब जब कंपनी ने क्या किया, अपनी नेट अर्निंग्स को यूज कर कर जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द शेयर होल्डर्स, तो उससे क्या होगा, जो कंपनी का कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा और कैश रिड्यूस होने से मतलब करंट एसेट्स में रिडक्शन, और जब कंपनी की एसेट्स में रिडक्शन होगी तो उसका इफेक्ट डलेगा जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू पर, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो भी बेनिफिट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने उन्हें डिविडेंड दिया, ये उनके लिए बेनिफिट है, बट ये बेनिफिट कंप्लीटली ऑफसेट हो जाएगा बाय द रिडक्शन इन द प्रेजेंट वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन लास्ट कुछ भी गेन या लॉस नहीं हुआ इन्वेस्टर्स को, और जो कंपनी की वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी। ठीक है, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो कंपनी के कैश में रिडक्शन हुई वो कौन ऑफसेट कर देगा, वो ऑफसेट कर देगा एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो कंपनी करेगी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्योंकि हमने सेकंड ऑप्शन में क्या देखा था कि फर्म जो है अपनी नेट अर्निंग्स का यूज कर कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कर रही है। तो आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई कि किस तरह से ये थ्योरी जो है इस आर्ग्यूमेंट को आगे रख रही है कि फर्म की वैल्यू कंप्लीटली
अनअफेक्टेड रहती है विद द डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई। अब हम पढ़ लेते हैं इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन क्या है यहाँ पर, फ्लोटेशन कॉस्ट। The assumption of no flotation cost is unrealistic. When a company issues new shares to the public, it has to incur the flotation cost, and this flotation cost will make external financing costlier than the internal financing. आपने अभी पीछे देखा, इस थ्योरी ने ये एज्यूम किया कि अगर एक कंपनी अपनी सारी की सारी नेट अर्निंग्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कर सकती है और एग्जैक्टली वही अमाउंट प्रोक्योर कर सकती है जो उसने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी अमंग द शेयर होल्डर। बट ऐसा नहीं है। ये थ्योरी तो कह रही है कि इंटरनल फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, कि दोनों ही इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ज़्यादा कॉस्टलियर होती है, क्योंकि जब भी कंपनी मार्केट में पब्लिक को अपने शेयर सेल करेगी तो उसे जो है फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर होती है, और ये कॉस्ट जो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को कॉस्टलियर बना देती है देन द इंटरनल फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये है इस थ्योरी की पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन यहाँ पर क्या लिखी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एसोसिएटेड है विद द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो एजम्पशन है ये भी अनरियलिस्टिक है। If dividends are not paid, the shareholders desirous of current income can't sell a part of their current holdings without incurring transaction cost. इस थ्योरी ने यह भी कहा था कि अगर कंपनी सारे के सारा पैसा बिजनेस में रिटेन कर लेती है और डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स अपनी करंट इनकम की नीड को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी होल्डिंग्स का जो है एक पार्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं और एग्जैक्टली वही अमाउंट प्रोक्योर कर सकते हैं जो उन्हें एक्सपेक्टेड थी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बट ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली सेम अमाउंट प्रोक्योर करना इज नॉट पॉसिबल बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ देयर शेयर्स। वाई? बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट का फैक्टर भी वहाँ पर रहता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी एक शेयर होल्डर को इनकर होती है जब वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये लिमिटेशन भी समझ में आई। थर्ड लिमिटेशन क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस। इस थ्योरी ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया इस फैक्ट को कि अगर उसे एलिजिबल होना है फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स तो ये ज़रूरी है कि वो रेगुलर डिविडेंड की पेमेंट करे। यहाँ पर तो ये थ्योरी कह रही है कि चाहे पेमेंट करे डिविडेंड की कंपनी चाहे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, कंपनी की वैल्यू अफेक्ट होती है अगर वो रेगुलर डिविडेंड की पेमेंट करती है, क्योंकि अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड की पेमेंट करेगी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, और मार्केट प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये थी थर्ड लिमिटेशन इस थ्योरी की। फोर्थ लिमिटेशन क्या है, इंफॉर्मेशनल यूटिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। जो पेमेंट रहती है डिविडेंड की वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करती है हमारे शेयर होल्डर्स को अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। और अगर हमारे शेयर होल्डर्स ये देखते हैं कि एक फर्म है जो कि रेगुलर पेमेंट कर रही है डिविडेंड की, तो शेयर होल्डर को ये मैसेज मिलता है कि फर्म जो है वो प्रॉफिटेबल है, वो ग्रो कर रही है, जिससे उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका मार्केट प्राइस पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो फर्म की वैल्यू है वो इम्पैक्ट होगी कंपनी के डिविडेंड डिसीजन से, क्योंकि जो भी हमारे डिविडेंड की पेमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करेगी टू द शेयर होल्डर और वो उसी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चारों की चारों लिमिटेशंस इस थ्योरी की समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये थ्योरी समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।